जरा सोचिए, एक ऐसा नियम जो हमारी दुनिया की हर चीज को कंट्रोल करता है, एक छोटे से एटम के टकराने से लेकर बड़े बड़े तूफानों तक। एक ऐसा नियम जो हमारे ब्रह्मांड की कहानी लिखता है, उसकी शुरुआत से लेकर उसके अंत तक की। यही वो नियम है जो समय को एक दिशा देता है, और शायद यही वजह है कि हम और आप आज यहाँ मौजूद हैं। आज हम फिजिक्स के उसी सबसे रहस्यमयी और अक्सर गलत समझे जाने वाले कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, एंट्रोपी। अब देखिए, इस बड़े कॉन्सेप्ट को समझने के लिए शुरुआत एक बहुत ही आसान से सवाल से करते हैं। हमारी पृथ्वी को सूरज से मिलता क्या है? ज्यादातर लोग शायद कहेंगे ऊर्जा, गर्मी या रोशनी, लेकिन ये जवाब अधूरा है। यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, हमारी पृथ्वी सूरज से जितनी भी एनर्जी लेती है, लगभग उतनी ही एनर्जी वापस स्पेस में भेज देती है। अगर ऐसा नहीं होता तो सोचिए क्या होता, हमारी पृथ्वी कब की उबलने लगती। तो सवाल ये है कि अगर एनर्जी का आना जाना बराबर है, तो फिर सूरज हमें ऐसा क्या दे रहा है जो इतना कीमती है? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा 2 सदी पहले हुई एक खोज में। ये खोज जुड़ी है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उन भाप के इंजनों से जिन्होंने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये कहानी है सड़ी कारनोट की, एक नौजवान फ्रेंच इंजीनियर जो नेपोलियन की हार से बहुत दुखी था। उसे लगता था कि फ्रांस की असली ताकत उसके भाप के इंजनों में है, जो उस वक्त ब्रिटिश डिजाइनों से काफी पीछे थे। तो उसने ये पता लगाने की ठान ली कि आखिर कमी कहाँ है। उस समय के सबसे बेहतरीन भाप के इंजन भी कोयले से पैदा हुई गर्मी का सिर्फ 3% हिस्सा ही काम में बदल पाते थे, मतलब पहियों को घुमाने जैसे असली काम में। बाकी की सारी गर्मी बस यूं ही बर्बाद हो जाती थी। कार्नोट इसी बर्बादी के पीछे का राज जानना चाहता था। तो कार्नोट ने अपने दिमाग में एक परफेक्ट इंजन की कल्पना की, एक ऐसा इंजन जिसमें कोई फ्रिक्शन ना हो, एनर्जी की कोई बर्बादी ना हो। उसने सोचा कि गैस को गर्म करके फैलाया जाए, फिर उसे ठंडा करके सिकोड़ा जाए और इस प्रोसेस को बार बार दोहराकर एक पहिया घुमाया जाए जिससे काम हो। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना? लेकिन यहीं पर कार्नोट को एक ऐसी चीज पता चली जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने पाया कि एक परफेक्ट आइडियल इंजन भी कभी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। इंजन के उस साइकिल को पूरा करने के लिए आपको हमेशा कुछ गर्मी को बर्बाद करना ही पड़ेगा। ये वो एनर्जी है जो कभी काम में बदल ही नहीं सकती। मतलब साफ था, कोई भी प्रोसेस 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती, हमेशा कुछ न कुछ एनर्जी बर्बाद होगी ही। इस पूरे प्रोसेस में देखिए, एनर्जी की कुल मात्रा तो वही रहती है, लेकिन वो कम काम की हो जाती है। वो एक जगह से फैल जाती है, बिखर जाती है। और जल्दी ही इस फैलती हुई बेकार एनर्जी के कॉन्सेप्ट को एक नाम दिया गया। कई दशकों बाद एक जर्मन फिजिसिस्ट रुडोल्फ क्लॉसियस ने इस आइडिया को और गहराई से पढ़ा और उन्होंने एनर्जी के इस फैलाव को नापने का एक तरीका खोजा। उन्होंने इस नाप को नाम दिया एंट्रोपी। इसे ऐसे समझते हैं, जब एनर्जी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड होती है, जैसे कि एक गर्म लोहे की रॉड में, तो हम कहते हैं कि उसकी एंट्रोपी कम है। ये एनर्जी काम करने के लिए बहुत यूजफुल है। लेकिन जब यही एनर्जी फैलकर आसपास के माहौल में बिखर जाती है, तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। एनर्जी तो उतनी है, लेकिन अब वो किसी काम की नहीं रही। क्लॉसियस ने इन आइडियाज को 2 बहुत ही सिंपल नियमों में समेट दिया। पहला, हमारे ब्रह्मांड की कुल एनर्जी हमेशा एक जैसी रहती है, वो कांस्टेंट है। और दूसरा, जो सबसे जरूरी है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही रहती है। यानी समय के साथ एनर्जी हमेशा फैलती और बिखरती जाती है। लेकिन सवाल ये है कि एनर्जी हमेशा फैलती ही क्यों है? फिजिक्स के ज्यादातर नियम तो आगे और पीछे दोनों तरफ एक जैसे काम करते हैं, तो फिर एंट्रोपी के साथ ऐसा क्यों है? इसका जवाब किसी सख्त नियम में नहीं, बल्कि मैथ्स में है, प्रोबेबिलिटी में। इसका एक कमाल का जवाब दिया लुडविग बोल्ट्जमैन ने। उन्होंने कहा कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये सब सिर्फ संभावनाओं यानी प्रोबेबिलिटी का खेल है। ऐसा नहीं है कि गर्मी ठंडी चीज से गर्म चीज की तरफ नहीं जा सकती, बस ऐसा होने की संभावना इतनी ज्यादा कम है, इतनी कम कि हम उसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देख पाएंगे। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक रूबिक्स क्यूब। जब ये सॉल्व हो जाता है तो ये एक बहुत ही व्यवस्थित यानी लो एंट्रोपी वाली हालत में होता है, और इसे सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है। ये एक बहुत ही अनलाइकली यानी असंभावित स्टेट है। लेकिन एक रूबिक क्यूब को बिगाड़ने के कितने तरीके हैं, अंदाजा लगाइए।
43 क्विंटिलियन से भी ज्यादा। ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर आप हर सेकंड एक नया तरीका देखें तो भी ब्रह्मांड की उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन ये तरीके खत्म नहीं होंगे। और बस यही तो एंट्रोपी है। अगर आप बिना सोचे समझे क्यूब को घुमाएंगे तो आप पक्के तौर पर उसे उस एक सॉल्व्ड स्टेट से दूर उन करोड़ों अरबों बिगड़ी हुई स्टेट्स में से किसी एक की तरफ ले जाएंगे। कुदरत भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। वो हमेशा सबसे ज्यादा संभावित यानी सबसे हाई एंट्रोपी वाली स्थिति की तरफ बढ़ती है। एंट्रोपी का ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इंजन और क्यूब्स तक ही सीमित नहीं है, ये ब्रह्मांड के पैमाने पर भी लागू होता है और इसके बहुत गहरे मतलब हैं। इसमें ये भी शामिल है कि हम समय को हमेशा एक ही दिशा में बहता हुआ क्यों महसूस करते हैं। तो ये सारी बढ़ती हुई एंट्रोपी आज हमारे ब्रह्मांड में है कहाँ? जवाब चौंकाने वाला है। आज हमारे ब्रह्मांड की लगभग सारी एंट्रोपी सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के अंदर कैद है। जी हाँ, जब ब्रह्मांड शुरू हुआ था उसके मुकाबले आज एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है और उसका ज़्यादातर हिस्सा इन्हीं ब्लैक होल्स में बंद है। चलिए अब अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं। हमें सूरज से आखिर मिलता क्या है? तो जवाब है, हमें मिलती है लो एंट्रोपी वाली एनर्जी। पृथ्वी को सूरज से एक हाई एनर्जी वाला कॉन्सेंट्रेटेड फोटॉन मिलता है। फिर हमारी पृथ्वी उस एनर्जी का इस्तेमाल करती है और उसे 20 लो एनर्जी वाले बिखरे हुए फोटॉनों के रूप में स्पेस में वापस भेज देती है। मतलब हमें मिलती है काम की एनर्जी और हम बाहर निकालते हैं बिखरी हुई कम काम की एनर्जी। और जानते हैं, पृथ्वी पर जीवन का पूरा खेल इसी पर टिका है। पौधे सूरज की कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी लेते हैं, जानवर उन पौधों को खाते हैं और फूड चेन के हर स्टेप पर एनर्जी बिखरती जाती है, जिससे ब्रह्मांड की टोटल एंट्रोपी बढ़ती है। एक तरह से देखें तो जीवन ब्रह्मांड में एंट्रोपी बढ़ाने का सबसे एफिशिएंट तरीका है। अगर एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अतीत में ये ज़रूर कम रही होगी, बहुत कम। समय के एक ही दिशा में बहने के लिए यानी अतीत से भविष्य की ओर जाने के लिए ये ज़रूरी है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बेहद व्यवस्थित और अविश्वसनीय रूप से कम एंट्रोपी वाली हालत में हुई हो। इसी आइडिया को पास्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी एक बुरी चीज़ है जो हमें एक बोरिंग अंत की तरफ ले जा रही है, जिसे हीट डेथ कहते हैं? नहीं, कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप चाय में दूध मिला रहे हैं। जब वो अलग अलग होते हैं यानी लो एंट्रोपी, या जब वो पूरी तरह मिल जाते हैं यानी हाई एंट्रोपी, तो दोनों ही हालतें बहुत सिंपल होती हैं। लेकिन जब दूध चाय में घुल रहा होता है, उस बीच के प्रोसेस में कितने सुंदर कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनते हैं। जीवन और ब्रह्मांड की सभी दिलचस्प चीज़ें एंट्रोपी बढ़ने की इसी बीच वाली प्रक्रिया में होती हैं। तो हम ना तो ब्रह्मांड की शुरुआत में हैं और ना ही उसके अंत में। हम उस कमाल के दौर में जी रहे हैं जहां ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी और सुंदरता मौजूद है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये जानते हुए कि हमारे पास ये कीमती कॉन्सेंट्रेटेड लो एंट्रोपी वाली एनर्जी सीमित है, हम इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?